नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका उत्तराखंड पीसीएस हिंदी माध्यम में। तो दोस्तों हमारी जो लोअर पीसीएस मुख्य परीक्षा की सीरीज चल रही थी, उसका ये चौथा पार्ट है। इससे पहले हम देख चुके थे भारतीय स्थापत्य कला में प्राचीन भारत की स्थापत्य कला। आज हम देखेंगे मध्यकालीन भारत की स्थापत्य कला और आधुनिक भारत की स्थापत्य कला के बारे में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला से। सबसे पहले बात करें दिल्ली सल्तनत की स्थापत्य कला, तो ये पहली स्थापत्य कला थी जिसमें भारतीय और इस्लामिक कला का हमें मिक्सचर देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार की शैलियाँ हमें देखने को मिलती हैं। एक तो मिलती है जो केंद्रीय प्रशासन, यानी कि जो यहाँ पे बड़े शासक थे, केंद्र में जो शासन कर रहे थे, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक और लोधी वंश। तो इन लोगों ने जो चीज़ें की, जो निर्माण की, उनमें एक अलग शैली हमें देखने को मिलती है। साथ ही साथ जो प्रांतीय शैली यहाँ पे इनके पैरेलल जो चल रही थी, उसमें जैसे बंगाल शैली, मालवा शैली, जौनपुर शैली और बीजापुर शैली का उद्भव हुआ था। ठीक है, साथ ही साथ इसके पैरेलल कुछ अन्य भी जो प्रांत थे, उनमें जैसे नायक शैली, विजयनगर शैली, ये साउथ में ये शैली चली थी। ठीक है, तो ये भी वहाँ पे बनी थी। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे इमेज है, ये है अटाला मस्जिद जौनपुर की। ठीक है, इसको जौनपुर के सार की जो शासक थे, उन्होंने बनाया था। ठीक है, इसकी स्पेसिफिक इसका क्या है कि इसमें जो है मीनारों का प्रयोग नहीं होता था। वैसे वास्तविक रूप से जो सल्तनत कालीन और जो मुगल कालीन है स्थापत्य हैं, उनमें मीनारों का प्रयोग होता था, लेकिन इसमें जो है मीनार का प्रयोग नहीं है। ठीक है, अब ये देख सकते हो आप, जैसे ये बीजापुर शैली का है। ठीक है, ये गोल गुम्बद आप देख सकते हो। गोल गुम्बद में क्या है, इसमें जो है मेहराब देख सकते हो आप, तीन ये मेहराब है। ये तीन मेहराब आगे वाले भाग में यहाँ पे रखे हैं। ठीक है, साथ ही साथ आप देख सकते हो कि जो गुम्बद है ना इसका, ये बल्बनुमा गुम्बद है। तो इस प्रकार की शैली का यहाँ पे विकास हुआ। ठीक है, बारीक नक्काशियाँ धीरे धीरे यहाँ पे भी होने लग गई। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। तो चलो इनके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इन अन्य शैली के बारे में देख लेते हैं, जो नायक शैली और विजयनगर शैली है। ठीक है, इनके बारे में हम अलग से क्यों देख रहे हैं, क्योंकि जो ये सल्तनत कालीन वास्तुकला है, इसमें इस्लामिक प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन जो ये नायक शैली और विजयनगर शैली है, इनमें जो है इस्लामिक प्रभाव देखने को नहीं मिलता, बल्कि इसमें वो चीज़ें ज़्यादा प्रोवलेंट होती हैं जो नागर शैली या फिर बीसर शैली या फिर द्रविड़ शैली में थी। ठीक है, तो चलो इनको देखते हैं पहले। सबसे पहले बात करें नायक शैली की। ठीक है, तो नायक शैली में क्या है, ये जो है 16वीं से 18वीं सदी शताब्दी के बीच इसके मंदिर बनाए गए थे। ठीक है, जैसे ये मदुरै का मंदिर आप देख सकते हो। ठीक है, इसको मदुरै शैली भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें एक बड़ी इसकी वो है खासियत है कि इसमें बहुत बारीक नक्काशी होती थी। ठीक है, हर एक स्ट्रक्चर पे नक्काशी है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, ये विमान है, तो इस विमान पे जो है बहुत ही बेहतरीन नक्काशी है। ठीक है, इसके गोपुरम बहुत बड़े-बड़े होने लगी। जो प्रदक्षिणा पथ है, ठीक है, उसमें भी क्या होता था, एक गलियारा होता था। ठीक है, तो इस टाइप की ये अलग सी जो है एक शैली विकसित हुई थी हमारे वहाँ। ठीक है, बेसिकली इसमें जो है जो द्रविड़ शैली है उसका ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन कुछ नवीनता भी अब हमें देखने को मिलती है, क्योंकि टाइम बहुत हो चुका है। जो हमारी द्रविड़ शैली है वो 10वीं 11वीं शैली में ज़्यादा विकसित हुई थी, लेकिन यहाँ पे 16वीं और से 18वीं सदी की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें ज़्यादा जो है कलात्मकता ज़्यादा है। ठीक है, इसलिए थोड़ा अलग से हम देखते हैं इसको। चलो आगे देखते हैं। आगे बात करें विजयनगर शैली की। ठीक है, तो विजयनगर शैली जो है इसमें थोड़ा बहुत इस्लामिक जो चीज़ें हैं वो देखने को हमें मिलती हैं। ठीक है, जैसे लोटस महल, विट्ठल स्वामी मंदिर, आप ये देख सकते हो, विट्ठल स्वामी मंदिर और लोटस महल। ठीक है, इसमें क्या होता था कि बहुत बारीक नक्काशियाँ आप यहाँ देख सकते हो ना, कि बहुत बारीक नक्काशियाँ हैं। ठीक है, और जो मंदिर है इसके हर तरफ गोपुरम का निर्माण होने लग जाता था। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक हो गया, इस साइड होगा, इस साइड होगा, तो हर एक साइड गोपुरम का निर्माण हो जाता था। ठीक है, बड़े परकोटे होने लग गए थे। ठीक है, मंडप भी एक से अधिक बनाते थे। क्या होता था कि एक मुख्य मंडप होता था और उसके आसपास कुछ अन्य मंडप होते थे, उनको कल्याण मंडप बोलते थे। ठीक है, तो इस टाइप से इनका भी निर्माण होने लग गया। कहते हैं कि जो ये विजयनगर शैली है ना, विजयनगर शैली ने जो है इस्लामिक शैली को अपना के ये दिखाया कि जो इनकी शैली है ये धर्मनिरपेक्ष टाइप की शैली है। ठीक है, बिल्कुल इस्लाम को जो है वो नहीं करती, या फिर हिंदुत्व को वो नहीं दिखाती, वो धर्मनिरपेक्षता को दिखाती है। ठीक है, तो इसलिए ये शैली इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो चलो अब देखते हैं हम सल्तनत कालीन स्थापत्य कला को। सबसे पहले देखते हैं कि सल्तनत कालीन जो वास्तुकला है उसकी विशेषताएं क्या हैं। तो जैसे कि हमने देखा कि भारतीय और जो फारसी वास्तुकला है उसका मिक्सचर है। ठीक है, इसमें क्या करते थे कि मेहराब और गुम्बदों का प्रयोग करते थे। ठीक है, जैसे ये इसको बोलते हैं गुम्बद। ठीक है,
वैसे आपको पता ही होगा, लेकिन इसको गुम्बद बोलते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको मेहराब बोलते हैं, ठीक है। ये गेट नुमा जो स्ट्रक्चर है इसको मेहराब बोलते हैं। ये है दीवाने आम का मेहराब, ठीक है। साथ ही साथ ये देखो, ये है पितृदुरा टेक्निक की है। पितृदुरा टेक्निक होती क्या थी कि इसमें जो रत्न जड़ते थे, ठीक है, रत्न जड़ने की एक टेक्निक है। बिल्कुल बारीकी से पच्चीकारी करना किसी पे, तो ये पितृदुरा टेक्निक से होता था। इसमें चीज़ क्या होती थी कि जो इस्लाम है ना, इस्लाम में मानव या पशु की आकृति को बनाना बैन है, ठीक है। वो मानते हैं जो इस्लाम में मान्यता है कि जो भगवान ने बनाई हुई चीज़ें हैं, मानव पशु पक्षी जो भी हैं, उनको अगर इंसान बना दे तो इंसान जो है भगवान की बराबरी कर लेगा। तो ये सब बनाना उसमें बैन था, ठीक है। साथ ही साथ सल्तनत कालीन में जो है जो स्थापत्य कला था उसमें विशालता आने लग गई, व्यापकता आने लग गई, ठीक है। और समृद्धि थी, जैसे जैसे जो जितने समृद्ध जो लोग थे उन्होंने अपने हिसाब से उतने बेटर स्ट्रक्चर निर्माण कराए, ठीक है। इसमें साथ ही साथ चार बाग शैली भी आई। चार बाग शैली का मतलब ये होता है कि बीच में जो है एक स्ट्रक्चर बना दिया और चारों तरफ उसके जो है बाग का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो चलो इसके कुछ महत्वपूर्ण भवन हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2.5 दिन का झोपड़ा। देखो 2.5 दिन का झोपड़ा जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। जब ये आप यहाँ पे देख सकते हो, जब यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक आया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपको पता है कि काफ़ी कम टाइम यहाँ पे रह पाया, ठीक है। उसे यहाँ पे के कल्चर को उतना समझने का मौका मिला नहीं। इसने फिर भी कोशिश की यहाँ पे इस्लामिक शैली को लाने की, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रक्चर बिल्कुल अच्छे से बना नहीं पाया। और इसने क्या किया कि एक हिंदू मंदिर, माना जाता है कि एक हिंदू मंदिर वहाँ पे था और उसमें जो है उसने ये 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया, ठीक है। वहाँ से कई बार स्वास्तिक जैसे चिन्ह देखने को मिलते हैं यहाँ पे 2.5 दिन के झोपड़े के आसपास। दूसरा हम देखते हैं खिलजी वंश का, जो इम्पोर्टेंट हम स्ट्रक्चर हैं उनको हम देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए अलाई दरवाज़ा हम देखते हैं। इसका निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। तो इसमें जो है बहुत ज़्यादा इस्लामिक प्रभाव है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि बिल्कुल अब इस्लामिक प्रभाव ज़्यादा देखने को मिल गया, क्योंकि जो अलाउद्दीन खिलजी था, ठीक है, इसका काफ़ी व्यापक क्षेत्र पे इसका जो है आधिपत्य हो गया था, यानी कि काफ़ी ज़्यादा राजस्व आता था। तो जब पैसे अच्छे होंगे तो फिर निर्माण कार्य भी अच्छा होगा, ठीक है। इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो फिर निर्माण कार्य अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसने जो है अब धीरे धीरे भारतीय और इस्लामी कला को मिक्स करके एक नया रूप देने लग गया है और अच्छे से जो विकसित अवस्था धीरे धीरे आने लग गई भारतीय और इस्लामिक कला की, ठीक है। इस स्थापत्य कला को यानी कि अलाई दरवाजा को जो जॉन मार्शल है, ठीक है, आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने क्या बोला कि जो ये स्थापत्य है हमारा अलाई दरवाजा, ये हिंद और इस्लामी कला का एक रत्न है, ठीक है। तो जो ये है इसमें लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है अलाई दरवाजे में। चलो फिर आगे चलते हैं। आगे इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं ये हैं तुगलकाबाद का किला। तुगलकाबाद का किला यानी कि ये तुगलक ने बनाया था, ठीक है। अब तुगलकाबाद के किले में जो है मटमैले पत्थर का प्रयोग किया गया, ठीक है। इस टाइम बोलते हैं कि इस टाइम जो है स्थापत्य कहीं ना कहीं पतन के उसमें चले गया था, पतन होने लग गया था स्थापत्य का। अब क्यों होने लग गया होगा पतन? देखो आप हिस्ट्री में देखोगे तो वहाँ पे क्या हो गया था, जो हमारा तुगलक थे, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक, तो उन्होंने क्या किया कि बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए जिससे जो है उनका राजस्व घटने लग गया, ठीक है। ये सिक्कों का प्रयोग, तांबे के सिक्कों का प्रयोग, राजधानी परिवर्तन, ठीक है, करारोपण किसानों पे, वो चीज़ें की। तो उसके बाद जो है राजस्व घटने लग गया, लोगों में विरोध उत्पन्न होने लग गया। तो इन चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं मिला, ठीक है, स्थापत्य को निर्माण करने के लिए। तो जैसे तैसे जो बना पाया ये चीज़ें उन्होंने बनाई, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत अलग सी टेक्निक इन्होंने यूज़ की। इन्होंने ढलवां दीवारें बनाई, ठीक है। ढलवां दीवारें यानी कि थोड़ा तिरछी दीवारें हो जाती थी ये, ठीक है। इनका निर्माण कराया और फिर इन्होंने गुम्बद का भी यूज़ करने लगे थे यहाँ पे, ठीक है। और गुम्बद पे जो ऊपर है कलश, ठीक है, और कमल, इसको यूज़ करने लगे थे। ये कलश और कमल आपने देखा होगा जो हमारी नागर शैली है और द्रविड़ शैली है उसमें भी यूज होता है, तो वहाँ से इन्होंने कॉपी कर लिया, ठीक है। तो चलो अब आगे देखते हैं। आगे देखते हैं लोधी गार्डन और आगरा नगर के बारे में, ठीक है। तो क्या होता है कि जब जो लोधी हैं, लोधी लोगों ने क्या किया, लोधी गार्डन और आगरा नगर की स्थापना की, ठीक है। किसने की? सिकंदर लोधी ने, ठीक है। इसमें क्या होता था कि अष्टकोणीय मकबरे इन्होंने बनाए, ठीक है, और दोहरे गुंबद का प्रयोग किया। दोहरे गुंबद यानी कि एक अंदर से भी उल्टा गुंबद और ऊपर से तो गुंबद होगा ही होगा, ठीक है। अभी आप फिगर में देखोगे कि कैसा दोहरा गुंबद होता है, ठीक है। और चार बाग शैली का इन्होंने निर्माण कराया, ठीक है।
जैसे चार बाग शैली में कई गार्डन उन्होंने बनाए, ठीक है। लोधी गार्डन के यहाँ पे आप बात कर सकते हो, लोधी गार्डन भी चार बाग शैली में बनाया हुआ है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे इतना ही इम्पोर्टेंट है, और जो भी इनमें विशेषता आएगी आप पहले की विशेषता लिख सकते हो जो हमने देखा है यहाँ पे, सल्तनत काल की विशेषता। और साथ ही साथ अगर इन स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में आएगा तो स्पेसिफिक भी आप थोड़ा बहुत इनके बारे में उल्लेख कर सकते हो। तो अब देखते हैं मुगलकालीन स्थापत्य कला की बात करते हैं। तो अभी बात करें कि सबसे जो बेहतर स्थिति में हमारे पास मुगलकालीन स्थापत्य कला के साक्ष्य उपस्थित है, ठीक है। जो हेवल हैं आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने बोला कि जो देसी विदेशी कला का सर्वोत्तम विशेषताएं मिलती हैं हमारी मुगलकालीन स्थापत्य कला में। और जो जॉन मार्शल है वो भी क्या बोलते हैं कि देसी और विदेशी कला को आपस में बहुत ज़्यादा घोल दिए हैं हमारे मुगलकालीन स्थापत्य कला में, ठीक है। तो मुगलकालीन स्थापत्य कला में क्या क्या शैलियाँ हैं, इसमें अफगानी शैली, ईरानी शैली और राजपूत शैली का मिक्सचर कर दिया गया है। और फिर एक नई शैली जो बन के आई है वो है मुगलकालीन स्थापत्य कला शैली, ठीक है। उन्होंने अफगानी शैली से क्या लिया है, विशाल चबूतरा लिए हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये इसका जो ग्राउंड फ्लोर है, ठीक है, यहाँ पे इसका ग्राउंड फ्लोर काफ़ी ऊंचा बना दिया, ठीक है, यानी कि बहुत विशाल चबूतरा, ठीक है। और भव्य प्रवेश द्वार, यहाँ पे काफ़ी भव्य प्रवेश द्वार, ठीक है। ये दीन पनाह की मस्जिद आप देख सकते हो, इसको क्या बोलते हैं कि ताजमहल का पूर्वगामी था, ताजमहल इसी से कॉपी की गई थी, ठीक है। गुंबद और मेहराब का मिश्रण हो गया, ठीक है, गुंबद और मेहराब के मिश्रण, ठीक है, ये आप देखोगे जो बुलंद दरवाजा है उसमें, ठीक है। बाग बगीचों का प्रयोग होने लग गया, ठीक है, बहुत बेहतर बाग बगीचों का इन्होंने प्रयोग किया। छतरियों का प्रयोग हुआ, ये देख सकते हो आप, ये छोटे छोटे जो है इनको छतरियाँ बोलते हैं, तो इन छतरियों का भी इन्होंने अच्छे से प्रयोग किया। मंडप और झरोखों का प्रयोग किया, मंडप यानी कि जो सामने का जो आंगन है इसका बहुत अच्छे से प्रयोग किया। और झरोके, ये देख सकते हो आप, खिड़की नुमा संरचना, इनको झरोके बोलते हैं। और धीरे धीरे संगमरमर का प्रयोग करने लगी। तो जो राजपूत थे, राजपूत छतरियों का प्रयोग करते थे अपनी स्ट्रक्चर में, ठीक है, मंडप और झरोखों का प्रयोग करते थे और संगमरमर का वो प्रयोग करते थे। तो ये चीज़ें इन्होंने कॉपी कर ली राजपूतों से, ठीक है। अगर बात करें कि जो मुगलकालीन स्थापत्य कला है उसकी विशेषता क्या है, तो वही है देसी विदेशी कला का अच्छा मिश्रण है ये, ठीक है। और जो मुगलकालीन स्थापत्य कला था ना, उसमें क्या होता था कि नियोजन होता था। क्यों? क्योंकि जो राजा थे ना, यहाँ के जो बादशाह थे, उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था इन चीज़ों में, स्थापत्य कला में, ठीक है। तो वो क्या करते थे, नियोजन अच्छे से करते थे, डिजाइन मॉडल अच्छे से उसका देखते थे, ठीक है। उसमें कुछ दार्शनिकता भी थी, जैसे आप देख सकते हो कि जो अ, फतेहपुर सीकरी का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, शेख सलीम चिश्ती, हाँ, शेख सलीम चिश्ती का जो दरगाह है, ठीक है, उसको देख सकते हो। या फिर आगरा का जो अम, ला- ताजमहल है, उसे देख सकते हो। तो इसमें दार्शनिकता दिखती है, ठीक है, जैसे इसमें प्रेम की दार्शनिकता दिख रही है आपको ताजमहल में, ठीक है। भव्यता और सौंदर्यता भी इसमें था, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं, ये चीज़ें तो हैं इस वाले में, ठीक है। अब हम कुछ स्ट्रक्चर देख लेते हैं इनकी स्थापत्य कला के। तो अगर बात करें सबसे पहले अकबर काली, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि जो बाबर थे, बाबर को इतना टाइम मिला नहीं, ठीक है। फिर हुमायूं हुमायूं ने जो तीन पनाह मस्जिद है इसकी नींव रख दी थी। उसके बाद आई अकबर, अकबर ने फिर स्थापत्य कला में इंटरेस्ट लेना शुरू किया क्योंकि उनको काफ़ी टाइम मिला था शासन करने के लिए, ठीक है। फिर इन्होंने पंचमहल बताया, ठीक है, पंचमहल यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। कहते हैं कि बौद्ध दर्शन पर आधारित है, ठीक है, जो पंचमहल है बौद्ध दर्शन पर आधारित है। फिर इन्होंने जामा मस्जिद बनाया, ठीक है, यहाँ पे छतरियों को काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया गया है, फतेहपुर सीकरी में जो जामा मस्जिद है, ठीक है। अनूप तालाब, अनूप तालाब ये देख सकते हो, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में ये बनाया है। अब ये भी चार बाग शैली में, जैसे चार बाग शैली में रास्ते के चारों तरफ क्या होते हैं, बाग होते हैं ना, लेकिन यहाँ पे क्या है, रास्ते के चारों तरफ ये तालाब बनाए हैं, ठीक है। तो ये चार बाग शैली का यहाँ पे प्रयोग किया है उसमें। दीवान खास, ठीक है, आकर्षक लाल पत्थर पर नक्काशी, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो दीवान खास है इसमें बहुत आकर्षक लाल पत्थर पर नक्काशी की गई है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हो आप बुलंद दरवाजा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा था कि उल्टे गुम्बद है ना, कि दोहरे गुम्बद, तो यहाँ पे आप अंदर जाओगे, जैसे मेहराब से अंदर जाओगे तो बहुत बड़ा गुम्बद आपको अंदर मिलेगा, ठीक है, तो इसे बोलते हैं दोहरा गुम्बद, ठीक है। तो अर्ध गुम्बद या फिर दोहरा गुम्बद इसे बोलते हैं। और यहाँ पे ये झरोके आप देख सकते हो, ठीक है। जब हम झरोके और जो ये मेहराब और गुम्बद का एक साथ प्रयोग करते हैं तो उसे अर्ध गुम्बद कहते हैं, ठीक है। तो चलो अब आगे चलते हैं। फिलहाल जो अकबर ने निर्माण कराए, बहुत सारे उन्होंने निर्माण कराए, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है, जैसे फतेहपुर सीकरी के बारे में आ सकता है, तो क्या क्या वहाँ पे
उन्होंने कराया था, वो चीज़ें आपको याद रखनी जरूरी है। आगे देखते हैं ताजमहल। ताजमहल पे क्वेश्चन भी आया था, ठीक है। आपको पता होगा जो पीसीएस मुख्य परीक्षा का क्वेश्चन था इस बार GS1 में, ताजमहल की जो है विशेषता बताई। तो जो भी विशेषताएं हैं मुगल काल की, उसमें उसको आप लिख सकते हो ताजमहल में, ठीक है। ताजमहल एक बहुत ही नायाब संरचना है मुगल स्थापत्य कला की, ठीक है। अब देखो इसमें क्या किया गया, ताजमहल के अगल बगल 2 मस्जिद बनाई गई, ठीक है। इसकी भव्यता, इसको भव्य बनाने के लिए, ठीक है। साथ ही साथ मीनारों का इसमें प्रयोग किया गया। समरूपता है इसमें, अगर इसको बीच से काटते हैं हम तो क्या होगा, ये एक दूसरे को यानी कि दर्पण पैटर्न देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर काट दें तो एक दूसरे का बिल्कुल समरूप दिखेंगे, ठीक है। तो ये पैटर्न इसमें फॉलो किया गया। पहले क्या होता था कि 4 बाग होते थे और 4 बाग के बीच में जो है स्ट्रक्चर होता था, लेकिन इसमें क्या किया कि 4 बाग तो हैं, लेकिन 4 बाग के ठीक पीछे जो है हमने निर्माण किया है। तो इसको बिल्कुल अलग तरीके से, अलग सोच के साथ बनाया गया था, ठीक है। और इसमें बोलते हैं कि 40 प्रकार के रत्न इसमें जड़े गए थे, ठीक है। बहुत बारीक नक्काशियाँ इसमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। बहुत जैसे छतरियों का प्रयोग बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। जो इसके ऊपर जो गुंबद है, ठीक है, इस पे जो है बहुत बेहतरीन तरीके से नक्काशी की गई है, ठीक है। साथ ही साथ जो इसका मेहराब है सामने का, वो भी बहुत अच्छे तरीके से उस पर कुरान की आयतें लिखी हैं और साथ ही साथ बहुत अच्छे तरह से पच्चीकारी उसमें की गई है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लिख सकते हो, ठीक है। हमारी विश्व धरोहर भी है, 1983 में जो है स्थापित किया गया था विश्व धरोहर के रूप में इसको। तो अगर मौका मिले तो ऐसी नायाब चीज़ को आप देखने जरूर जाइए, क्योंकि वास्तव में ही भारत की जो है शान भी आप इससे कह सकते हो। चलो तो आगे चलते हैं। अब देखते हैं आधुनिक भारत की वास्तुकला, ठीक है। तो आधुनिक भारत की वास्तुकला में सबसे पहले हम देखते हैं इंडो गौथिक वास्तुकला, ठीक है। तो यह है भारतीय और गौथिक वास्तुकला का मिश्रण, इंडो गौथिक वास्तुकला, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ये विक्टोरिया मेमोरियल है और गेटवे ऑफ इंडिया इसका उदाहरण है, ठीक है। इसमें क्या होने लग गया था, अब धीरे धीरे संरचनाएं तो जैसे मध्यकाल की ही थी, लेकिन इसमें धीरे धीरे बारीक जो है दीवारें बनने लगी थी, ठीक है। थोड़ा पतला नुकीली संरचनाएं बनने लगी थी, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो नुकीले मेहराब, ठीक है, नुकीले गुंबद, ये चीज़ें बनने लगी थी, ठीक है। फिर एक नए तरीके का हमने क्या कर लिया था, इनोवेशन कर लिया था स्थापत्य में, ठीक है। विशाल खिड़कियाँ आप देखने को मिल सकती हैं यहाँ पे, आप देख सकते हो। चलो आगे चलते हैं। उसके बाद नव रोमन शैली, ठीक है। नव रोमन शैली इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें जो जैसे सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, ये देख सकते हो आप। तो हमारे सर्वोच्च न्यायालय क्या है, इसमें उठे हुए गुंबद बनाए गए थे, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय में भी क्या है, ये स्ट्रक्चर उठा है हमारा और उसमें एक गुंबद बना हुआ है, ठीक है। चक्राकार भवनों पे ध्यान दिया गया, जैसे संसद है हमारी, जो पुरानी संसद भवन थी, उसमें क्या हुआ, चक्राकार भवनों पे निर्माण किया था, ठीक है। अब आप बताइए कि जो चक्राकार भवन बना है हमारा संसद, ये कहाँ से लिया गया है, किससे ये कॉपी किया गया है, ठीक है। ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ चुका है इसके बारे में, ठीक है। जहाँ जब हमारा नया संसद भवन बन रहा था, तो उस टाइम क्वेश्चन आया था कि ये कहाँ से कॉपी हुआ है, ठीक है। उसके बारे में क्वेश्चन आया था, आप बताइए कमेंट बॉक्स में, देखिए कहाँ से कॉपी हो रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कि वास्तुकला की सभी शैलियाँ जो इससे पूर्व थी, नागर, बेसर, द्रविड़, ठीक है, या फिर इंडो इस्लामिक, ठीक है, जो भी शैली है उन सब का मिक्सचर था ये वाली शैली, ठीक है। ये बिल्कुल नई शैली थी, ठीक है। अब ये इतनी ज़्यादा नई हो गई थी कि इसमें जो है फिर इनोवेशन का कुछ था ही नहीं स्कोप, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसमें प्रयोग हो रही थी, इनोवेशन का कुछ ज़्यादा स्कोप था नहीं, तो इसमें इसलिए इसमें काफ़ी ज़्यादा सादगी हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो चलो स्थापत्य कला का लगभग लगभग हमारा सभी चीज़ें समाप्त हो गई हैं। तो ये वाला टॉपिक यानी कि भारतीय स्थापत्य कला, प्रमुख भवन और उनकी विशेषताएं हमने देख लिया, ठीक है। प्रमुख भवन ही देखने थे और उनकी विशेषताएं हमने देख ली, ठीक है। जितनी भी चीज़ें हमने देखी अब तक, उतनी चीज़ों से आप अन्य भवन अगर कुछ आता है तो उनके बारे में भी आप अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे भारतीय चित्रकला और भारतीय मूर्तिकला की। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।